हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है क्वांटम नंबर्स। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझते हैं, हमें पता है एटम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मेजर पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम के। ठीक है, अब ये एटम जो है इन तीन मेजर चीजों से मिलकर बना है, तो कहीं ना कहीं ये लोकेटेड होते होंगे, कहीं ना कहीं इनका लोकेशन होता होगा कि कौन कहां प्रेजेंट होता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहां हो सकते हैं, उसका जो लोकेशन है मोस्ट प्रोबेबली वो कहां प्रेजेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हम सारा काला चिट्ठा आज इस लेक्चर में खोलेंगे। और उसके लिए हेल्प करेंगे हमको चार नंबर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। धीरे से उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हेडिंग फटाफट डाल लीजिए, क्वांटम नंबर्स। और ये यूज क्यों होता है, एक थोड़ा सा आपको डेफिनेशन देकर छोड़ता हूं, फिर आगे चलेंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका पता लगाने के लिए कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की उस एटम में प्रेजेंट होने की, इसको कौन बताता है। इसको बताने के लिए हमें चार नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होंगे, और उस नंबर्स को बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो हेडिंग डालिए बढ़िया, क्वांटम नंबर्स। और एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं किसका, क्वांटम नंबर को समझने के लिए कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक बहुत बेसिक एग्जांपल खुद से रिलेट करके मैं बता रहा हूं कि मान लो एक कोई आदमी है। ठीक है, ये एक कोई आदमी है, एक आंख छोटा बड़ा हो गया, चला लेना। कोई, ये उसका हाथ है, ये उसके दो पैर हैं। ठीक, ये कोई आदमी है और ये एक दूसरा आदमी, हरा कलर का आदमी बना देता हूं, बनाने में क्या है, कुछ भी बना सकते हैं अपने इमेजिनेशन में। ठीक, ये दूसरा आदमी। ठीक है, बात को समझिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं और मैं क्या बताना चाह रहा हूं उन चीजों को समझिएगा। और उसके बाद अपन इस एग्जांपल को रिलेट करेंगे किससे, क्वांटम नंबर से। ठीक, ये सोचिए कि ये जो आदमी है ये कहीं बाहर का आदमी है, और ये जो आदमी है ये मेरे गांव का आदमी है जो मुझे जानता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये मेरे गांव का आदमी, मैं लिख भी देता हूं, चलो ये क्या है, ये जो है वो मेरे गांव का आदमी है, मेरे गांव का आदमी। और ये जो है बाहर का आदमी, जो मुझे जानता भी हो सकता है, नहीं भी जानता हो सकता है, बाहर का आदमी। ठीक है, ये बाहर का आदमी, ये मेरा अपने गांव का आदमी। अब ये क्या कर रहा है, ये मेरे बारे में जानना चाहता है। ये जो बाहर का आदमी है, ये, इसको हो सकता है मुझसे कुछ काम हो, ये मेरे बारे में जानना चाहता है कि मैं कहां रहता हूं, कहां मिलूंगा। ठीक है, तो वो गांव में आया, सपोज करिए कि ये गांव में आया और गांव में आते ही शॉर्ट ये उसको एक मेरे गांव का आदमी मिल गया। अब ये क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा कि मैं कहां रहता हूं। तो सबसे पहले ये क्या पूछेगा कि भाई मैं कहां रहता हूं ये बता दे, मैं कहां रहता हूं, ये पूछेगा इससे। तो मान लो ये पूछ रहा है कि मैं कहां रहता हूं। ठीक, मान लो सपोज करो मैं कोई भी एक नाम ले देता हूं, जैसे मैं भिलाई में रहता हूं। ठीक है, तो ये मेरे गांव का आदमी तो मुझे तो जानता ही है, तो ये सबसे पहले क्या बोलेगा भाई, ये पहला इंफॉर्मेशन क्या देगा, पहला फर्स्ट इंफॉर्मेशन देगा, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन देगा कि मैं कहां रहता हूं, भिलाई में रहता हूं। मेरी बात हो रही है ना, ये मुझे जानता है तो मेरे बारे में बता रहा है कि वो कहां रहता है, भिलाई में रहता है। तो सपोज पहला इंफॉर्मेशन वो दिया कहां, कि मैं कहां रहता हूं, भिलाई में रहता हूं, भिलाई में रहता हूं। ठीक है, अब उसके बाद ये बोला भाई पगलाइट आदमी, भिलाई में इतने सारे घर हैं, इतने सारे स्ट्रीट हैं, इतनी सारी जगह है, तो तुम भिलाई बोल दोगे तो मैं कैसे जान जाऊंगा कि वो कहां रहता है। तो ये बोला बात तो सही बोल रहे हो, पर पगलाइट बोले हो गलत है, पर ये बता देता है। ये क्या बताता है, रुक मैं बताता हूं, दूसरा इंफॉर्मेशन देता हूं। सेकंड नंबर का इंफॉर्मेशन इसने क्या दिया कि एक लोकेशन बताया, भिलाई जो एक बड़ा सिटी था उससे और एक छोटा लोकेशन बताया। जैसे भिलाई में एक जगह है, सपोज सेक्टर 6 है और मैं सेक्टर 6 में रहता हूं, तो ये दूसरे इंफॉर्मेशन में ये बताया कि वो कहां रहता है, बताओ कहां रहता है, सेक्टर 6 में।
कहां रहता है, सेक्टर 6 में रहता है। कोई भी लोकेशन मैं लेके बता रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल के लिए। तो पहले लोकेशन से, पहले इंफॉर्मेशन से इसको क्लियर हुआ कि मैं कहां रहता हूं, भिलाई में रहता हूं। कौन बताया, मेरे गांव का आदमी। सेकंड इंफॉर्मेशन से इसको क्लियर हुआ, ये भिलाई से तो पता नहीं लगा सकता भिलाई में कितने स्ट्रीट है, कितने में कितने घर है, ठीक। तो इतने बोल देने से इसको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहां रहता हूं, ठीक। तो उसने बोला दूसरा और कोई लोकेशन बताओ ताकि उसके करीब मैं और पहुंच सकूं। तो ये बताया कि ये सेक्टर 6 में रहता है। फिर ये बोला भाई सेक्टर 6 में तो इतने सारे घर हैं, मैं कैसे पता लगा दूंगा, सेक्टर 6 में इतने सारे घर हैं तो मैं किसी घर में ऐसे ढूंढते रहूंगा तो 2-4 जने ऐसे हैं मेरे घर में आया क्यों है, थप्पड़ मार के बाहर निकाल देगा। तो उससे अच्छा भाई तू थोड़ा सा घर वर का पता भी बता दे तो मैं आराम से पहुंच जाऊं। तो बोला ये ठीक है, मैं घर का पता भी बता देता हूं। तो ये क्या किया, ये घर का पता भी बताया। तीसरा इंफॉर्मेशन इसने दिया, क्या दिया तीसरा इंफॉर्मेशन, ये बताया उसका हाउस नंबर, ठीक है। 100 घर हैं तो उसमें से मान लो मेरा घर का नंबर कितना है, 10, घर का नंबर कितना है, 10 मान के चलो, ठीक। तो इसने बताया कि वो तीसरा इंफॉर्मेशन दिया 10 नंबर के घर में रहता है, ठीक है। अब ये बोला, ये जो है बाहर से जो मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, ये बोला कि मुझे ये तो पता है कि उसके घर में कम से कम 8-10 कमरे हैं, इतना मुझे पता है। ये बोला 8-10 कमरे हैं, इतना मुझे पता है, पर तुम अगर बता दोगे कि वो कहां कौन से कमरे में उसके मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है तो सीधा मैं उसके कमरे में जाऊंगा और उसको धर दबोचूंगा, ठीक है। कौन बोल रहा है, ये। तो ये बोला कि ठीक है मैं बताता हूं, एक लास्ट इंफॉर्मेशन चौथा जिससे तुम सीधा उसके पास पहुंच जाओगे। चौथा इंफॉर्मेशन इसने क्या दिया, उसके घर 10 कमरे हैं और 10 कमरे में 5वां नंबर का जो कमरा है वो उसका पर्सनल रूम है और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वही होगी कि तुम 5 नंबर के रूम में जाओ और सीधा उसको धर दबोचो, ठीक। तो अब ये क्या किया, ये 5 नंबर के रूम में आया, यहां रूम नंबर 5 लिख देता हूं, रूम नंबर 5, और मुझे ऐसे आके धर दबोचा। और कोई नहीं है, मेरा दोस्त है, पार्टी वार्टी चाहिए होगा तो आके ऐसे टपक गया। तो क्या हुआ, इस आदमी को मेरा एग्जैक्ट लोकेशन कि मैं कहां सबसे ज्यादा पाने की संभावना हूं, मतलब मेरी पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहां है, उसको बताने के लिए 4 इंफॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ी, 4 इंफॉर्मेशन देने की जरूरत पड़ी, ठीक है। पहले बताया भिलाई में बहुत सारे स्ट्रीट है, बहुत सारे घर हैं, पता नहीं चल पाया। तो दूसरा इंफॉर्मेशन दिया सेक्टर 6 में रहता है, तो सेक्टर 6 में कई सारे घर हैं, तो तीसरा इंफॉर्मेशन देना पड़ा, कौन, हाउस नंबर में भी पता नहीं चला कि एग्जैक्ट कहां पे लोकेशन मेरा हो सकता है, कहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मैं वहां पाया जाऊं। तो उसने बताया कि रूम नंबर 5 में वो उसका पर्सनल रूम है और पूरे घर भर में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो अपने रूम में ही रहे, ठीक है। अब उस रूम में देखो, उस रूम में भैया एक बेड होगा, भैया किसी भी रूम में क्या होता है, एक बेड होता है, और बेड में ज्यादातर देखोगे तो ज्यादातर संभावना होता है कि वो 2 आदमी वहां आराम से सो सकते हैं, 2 आदमी आराम से सो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेड होता है, डबल बेड ज्यादा, सिंगल बेड में भी 2 आदमी आराम से कंफर्टेबली सो सकते हैं। तो या तो वो भैया बेड में अपना ही बेड है तो जैसा सोना है वैसा सो, तो या तो वो सीधा सो सकता है या उल्टा सो सकता है। तो जब वो मेरे कमरे में पहुंचेगा तो हो सकता है मैं बेड में सीधा लेटा रहूं, हो सकता है मैं उल्टा लेटा रहूं। इस तरीके से मैं ये बता सकता हूं कि मैं किस जगह में मिल सकता हूं, सबसे ज्यादा संभावना किस जगह में मिलने की है। अब इन चीजों को मैं रिलेट कर रहा हूं, किनसे रिलेट कर रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब अपन बनाते हैं, इन चीजों को अब रिलेट करना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। जिस पे कौन सा चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है न्यूट्रल, और बचा प्रोटॉन जो है उसके कारण न्यूक्लियस का नेट चार्ज आता है जो होता है पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसके बाद ये क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल, ठीक है। तो शेल की इंफॉर्मेशन कौन देगा, एक टाइप का क्वांटम नंबर, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में हो सकते हैं, मान लो ये फर्स्ट नंबर का सेल है, ऐसे ही बहुत सारे सेल, किसी में एक नंबर ऑफ सेल हो सकता है 1 हो, किसी में नंबर ऑफ सेल हो सकता है 2 हो, किसी में नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं 3 हो। नंबर ऑफ सेल कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो सेल का इंफॉर्मेशन कौन देता है, फर्स्ट नंबर का इंफॉर्मेशन देगा वो फर्स्ट क्वांटम नंबर, ठीक है। अब सेल भी ना, सेल छोटे छोटे सबसेल से मिलकर बने होते हैं,
छोटे छोटे सबसेल से मिलकर बने होते हैं। मतलब सेल के अंदर भी क्या होंगे, सेल के अंदर होंगे छोटे छोटे सबसेल, छोटे छोटे ऐसे सबसेल में बटे होते हैं, छोटे छोटे सबसेल में बटे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सबसेल की इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो उसके लिए एक अगला क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो उसको देखो, यहां फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया, वैसे ही यहां फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसके लिए दे रहा है, सेल के लिए। दूसरा इंफॉर्मेशन जैसे इसने दिया, वैसे ही दूसरा इंफॉर्मेशन एड्रेस बताने के लिए दूसरा इंफॉर्मेशन क्या एड्रेस बताएगा, सेल के बाद सबसेल का एड्रेस बताएगा कि इलेक्ट्रॉन उस सेल में है तो किस सबसेल में है, ठीक। उसके बाद सबसेल भी ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, सबसेल भी ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, सबसेल भी ऐसे ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से छोटे 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 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, और इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स की जानकारी कौन देगा कि इलेक्ट्रॉन सेल में है तो किस सबसेल में है, किस सबसेल में किस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल में की जानकारी कौन देगा। जैसे ये तीसरा नंबर का इंफॉर्मेशन फेंका, वैसे तीसरा नंबर का इंफॉर्मेशन देने वाला क्या कहलाएगा, थर्ड नंबर का क्वांटम नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे यहां पे मैं इस रूम में मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी मेरी, और मैं हो सकता है कि मैं सीधा सोए रहूं या फिर उल्टा सोए रहूं, तो ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो दो टाइप के स्पिन के साथ रह सकते हैं, और वो है ये अप स्पिन या फिर डाउन स्पिन। ये जो छोटे छोटे कमरे हैं जिनको मैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्बिटल, ये कमरे हैं, जैसे कमरा में मैं रह रहा था वैसे ही ये कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे। उन कमरों में मतलब ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन, हम इसको पढ़ेंगे पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं, उसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक। तो वो दो इलेक्ट्रॉन जो है या तो अप स्पिन में हो सकते हैं या डाउन स्पिन में हो सकते हैं। तो उसको बताएगा कौन कि अप स्पिन में है कि डाउन स्पिन में है, उसको बताता है चौथा नंबर का क्वांटम नंबर, ठीक है। तो चार क्वांटम नंबर जो है वो बताता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे एक एक करके चारों क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में जब सीखेंगे पूरा चारों क्वांटम नंबर सीख लेंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन दिया रहे हम धर दबोचेंगे, ठीक है। चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन दिया रहे हम पता लगा लेंगे कि हाँ यहां छुपाया जा सकता है, यहां छुपाया जा सकता है, ठीक। तो बढ़िया से हेडिंग डालिए, स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल के साथ, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसके डेफिनेशन पे जाएंगे। तो डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको बताया है, अ सेट ऑफ फोर नंबर्स। फोर नंबर्स मतलब आपको अगर इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं उसकी पॉसिबिलिटी पता करना है तो कितने नंबर्स की जरूरत होगी, चार नंबर्स की जरूरत होगी। इसलिए अ सेट ऑफ फोर नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट complete information, we can get complete information about all the electrons in an atom। that is क्या क्या पता कर सकते हैं अपन, क्या क्या पता कर सकते हैं, लोकेशन, एनर्जी, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, शेप पता कर सकते हैं, ओरिएंटेशन पता कर सकते हैं, किसका ऑर्बिटल्स का। इतनी सारी चीजें, और इसके अलावा और बहुत कुछ है जो हम क्वांटम नंबर से पता लगा सकते हैं, और धीरे धीरे देखेंगे। और यहां जो एक वर्ड आया है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल ही ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। एग्जाम्पल दूं, एक बढ़िया एग्जाम्पल दूं, जैसे दरवाहा लोग जानते हो, दरवाहा लोग के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहां होती है, ठेके में। तो ठेके का अगर मुझे डेफिनेशन बोलना होगा तो क्या बोलूंगा, ठेका एक ऐसी जगह है जहां दरवाहे लोगों की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वैसे ही ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या है, ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो हम ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके एनर्जी लेवल के बारे में सारा कुछ अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और इन सब को बताने के लिए हमारे पास कितने क्वांटम नंबर हैं, चार क्वांटम नंबर्स हैं, और उन्हीं के हेल्प से हम ये सारा कुछ पता लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे चार क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। चार क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन सा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड जो है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हम
एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। जब इसकी बारी आएगी तो मैं लिख के भी बता दूंगा। ठीक है, थर्ड नंबर का जो क्वांटम नंबर है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ नंबर का क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसको आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक करके सारा कुछ डिटेल में पढ़ डालेंगे, कौन से किसके बारे में, क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक, हेडिंग डालिए बढ़िया सा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर क्या हेडिंग डालेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट टाइप का क्वांटम नंबर अपन पढ़ेंगे, कौन सा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हेडिंग डालिए, चलिए बढ़िया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर को, और पहला क्वांटम नंबर अपन को पढ़ना है कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हेडिंग तो आप लोग डाल लिए होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट कराते जाऊंगा, तो बेहतर है कि आप इस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो भी पॉइंट बताते जा रहा हूं उसको एकदम नोट करते जाइए, क्योंकि लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो सारी चीजें आप ऐसे वीडियो देखकर एक बार में याद हो जाए सोचेंगे तो वो थोड़ा सा मुमकिन नहीं होता, इसीलिए जो कुछ भी बताया जाए उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहली बात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कि इसको डिनोट करते हैं अपन, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एन लेटर से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन लेटर से। और फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट होता है, वो कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां पर मैं जो पॉइंट है उसको लिख रहा हूं, इट डिस्क्राइब्स एनर्जी लेवल, या इसी को मैं क्या बोलता हूं, शेल, या इसी को बोला जाता है ऑर्बिट। इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कौन से शेल में प्रेजेंट है। अब जिनको शेल के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तो आपको पता भी चलेगा कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके क्या होता है। ये मैंने बनाया एटम के बीच में प्रेजेंट होने वाला न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस का चार्ज कौन सा होता है, आप सभी को पता है, न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि एटम जो होता है 3 मेजर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से 2 पार्टिकल कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। और क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूक्लियस का जो नेट चार्ज होता है वो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है। तो इसीलिए प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता है न्यूक्लियस में। ठीक है, अब ये तो हो गया एटम का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको बोला जाता है शेल। न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। इन्हीं को ऑर्बिट बोलते हैं, इन्हीं को एनर्जी लेवल बोलते हैं, क्योंकि हर एक शेल में अलग अलग एनर्जी एसोसिएटेड होता है, इसीलिए इनको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। ठीक है, किसी एटम में नंबर ऑफ शेल 1 हो सकते हैं, किसी में नंबर ऑफ शेल 2 हो सकता है, किसी में नंबर ऑफ शेल 3 हो सकता है, किसी एटम में नंबर ऑफ शेल 4 हो सकता है, और आगे भी जा सकता है 5, 6, 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सर्कुलर पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड उसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ठीक, और इन्हीं शेल की जानकारी कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे प्रोवाइड करता है जानकारी, इसको अपन देखते हैं कैसे प्रोवाइड करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, एन से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर मैं लिख दिया कि n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब आप ये समझ जाना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है, फर्स्ट नंबर के शेल में। n इज इक्वल टू 1 क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहां है, फर्स्ट नंबर के शेल में है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि n इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या पता बता रहा है इलेक्ट्रॉन का कि ये दूसरे नंबर के शेल में है। दूसरा नंबर का शेल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अगर मैं n इज इक्वल टू 3 लिख दूं तो इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से नंबर के शेल में है, थर्ड नंबर के शेल में, और थर्ड नंबर का शेल कौन सा है, ये है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं n इज इक्वल टू 4 लिख दूं तो
ये बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर है, फोर्थ नंबर के सेल में है। इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये पहला इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से नंबर के शेल में है, तो ये शेल नंबर बताता है। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि चलो ध्यान बाद में देना, पहले मैं ये जो चीज है उसको लिखवा देता हूं। यहां n क्या है, n जो है एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आप आगे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये केवल क्या बता रहा है, शेल का नंबर बता रहा है। अगर 1 लिख दिया तो फर्स्ट नंबर के सेल के बारे में बता रहा है, 2 लिख दिया तो सेकंड नंबर के सेल के बारे में बता रहा है, 3 लिख दिया थर्ड नंबर के सेल, 4 लिख दिया फोर्थ नंबर के सेल के बारे में बता रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंफॉर्मेशन बताना है इलेक्ट्रॉन का, तो ये नंबर ही है जो इंफॉर्मेशन बता रहा है। अगर 1 लिख के आ गया, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना लिख के आ गया 1, तो इसका मतलब ये पता बता रहा है इलेक्ट्रॉन का कि वो कौन से सेल में है, फर्स्ट नंबर के सेल में है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या आ गया 2, तो वो क्या बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है कौन से सेल में है, सेकंड नंबर का। तो बता क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का पता बता रहा है, पर क्या बता रहा है, ये कौन से सेल में है ये बता रहा है। और अगर मैं बोल दूं ये इस सेल में है, तो वो उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। सेल के अंदर भी बहुत सारे सबसेल होते हैं और सबसेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, तो उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बोल देना कि वो उस सेल में है, तो आप पता नहीं लगा सकते कि उस सेल में कौन से सबसेल में है और कौन से सबसेल में है तो कौन से ऑर्बिटल में है। तो उनको जानने के लिए हम अगले क्वांटम नंबर में जाएंगे, पर यहां उसको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो है बस किसकी जानकारी देता है, शेल की जानकारी। किसकी जानकारी देता है, शेल की जानकारी कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। अभी ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। अभी वो सबसेल आएगा जो दूसरा क्वांटम नंबर बताएगा, उसके बाद ऑर्बिटल आएगा वो तीसरा क्वांटम नंबर बताएगा, और चौथा क्वांटम नंबर बताता है स्पिन के बारे में, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो एक एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे। ये देखो, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। तो अगर 1 लिख दिया इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नंबर के सेल में है, 2 लिख दिया इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर के सेल में है, 3 लिख दिया थर्ड नंबर के, और 4 लिख दिया फोर्थ नंबर के, ऐसे आगे जाते जाओगे। किसी एटम में 5 नंबर ऑफ शेल 5 भी हो सकते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां एक नोट करने वाली बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां नोट लिख देता हूं। नोट क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कैन नेवर बी 0। इसका मतलब समझिए, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो कौन से सेल की बात कर रहा है, 0 नंबर का सेल। और 0 नंबर का सेल कभी होता है क्या, नहीं, 0 नंबर का सेल होता ही नहीं है। सेल कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट नंबर से, उसके बाद आएगा सेकंड नंबर। 0 नंबर का कोई सेल नहीं होता, इसीलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। वो हमेशा स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है। अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 उधर आगे जा सकता है, पर 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 नंबर का कोई सेल प्रेजेंट ही नहीं होता किसी एटम में। तो 1 से स्टार्ट होगा भाई, इतना बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, यहां जो भी नंबर है, जैसे 1 2 3 4 है, तो इनको इनके नंबर के अकॉर्डिंग नाम भी दे दिया गया है। जैसे अगर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है, तो इस सेल का नाम क्या रखा गया है, k सेल। इसको डिनोट कैसे करते हैं, k से, k सेल। और अगर n इज इक्वल टू 2 हो गया तो इनको बोला जाता है l सेल। n इज इक्वल टू 3 हो गया मतलब थर्ड सेल को क्या बोला जाएगा, m सेल। और फोर्थ नंबर के सेल को क्या बोला जाएगा, l सेल। ऐसे आगे हम चलते जाते हैं। इसका मतलब आप समझिए कि ये जो हमारे सेल हैं, ये सेल है, चलिए, ये जो सेल है इसमें फर्स्ट नंबर का सेल है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 1 है। और n की वैल्यू जब 1 है तो उस सेल को मैं किससे डिनोट करूंगा, k सेल। k क्या बोलूंगा, k सेल। और n की वैल्यू अगर 2 है, n की वैल्यू अगर 2 है, तो इस सेल को मैं क्या बोलूंगा, l सेल। क्या बोलूंगा, l सेल। और n की वैल्यू 3 है तो इसको मैं बोलूंगा m सेल। और n की वैल्यू अगर 4 है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, n सेल। क्या बोलूंगा, n सेल। तो ये सेल के नंबर के अकॉर्डिंग हम इनको डिनोट करते हैं अलग अलग लेटर से। फर्स्ट नंबर के सेल को हम बोलते हैं k सेल, सेकंड नंबर के सेल को बोलेंगे l सेल, थर्ड नंबर के सेल को m सेल, और फोर्थ नंबर के सेल को n सेल। अब यहां देखिए, अगर कहीं पर मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, k सेल में, इसका मतलब वहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, k सेल में है, मतलब कितनी है, 1। या उल्टा बोल दूं कि हमारा इलेक्ट्रॉन
नंबर 1 मतलब n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है उसके लिए, इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है जिस सेल में उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 1। इसका मतलब क्या पता चला कि 1 नंबर को हम क्या बोलते हैं, सेल को के सेल। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के सेल में प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन एम शेल में प्रेजेंट है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है 3। उल्टा बोलूं तो इलेक्ट्रॉन 3 नंबर के n इज इक्वल टू 3 में प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे कि वो कौन से सेल में है, एम शेल में है। ठीक है, तो यहां पर एक दूसरे से आप रिलेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर का सेल है उसको के बोला जाता है, सेकंड नंबर के सेल को एल, थर्ड नंबर के सेल को एम, फोर्थ नंबर सेल को एन बोला जाता है। इस तरीके से ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एनर्जी लेवल, जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ, सेल, और उसी को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। इनको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। ठीक है, ये इनको एनर्जी लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से देखो न्यूक्लियस से जैसे ही दूर जाते जाओगे उन सेल की एनर्जी बढ़ती जाती है, और इन्हीं को बोलते हैं अलग अलग एनर्जी होने के कारण इनको क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से सबसे पहला इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रोवाइड करता है किसके बारे में, सेल्स के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला इंफॉर्मेशन था जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप के बारे में कि क्या इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं सेकंड इंफॉर्मेशन के बारे में जो हमें प्रोवाइड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए बच्चों देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेकंड इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है, और उसको लिखूंगा। चलो पहले इसको मिटा देता हूं, एक एक चीज अपन नोट करते चलेंगे। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो है बी। लिख देता हूं, ए नंबर का हो गया, सेकंड नंबर को बी लिख रहा हूं। और ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इट डिफाइंस साइज ऑफ सेल या ऑर्बिट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू से हम किसी सेल के साइज के बारे में बता सकते हैं। और वो कैसे बताएंगे, तो साइज को मेजर करने का एक मैं पैरामीटर ले रहा हूं जिसको मैं क्या बोलता हूं, रेडियस या रेडियाई। ठीक है, यहां एक मैं क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, और सर्कल के बीच में क्या होगा, सेंटर, और सेंटर से लेकर इसके परिधि के बीच की दूरी को मैं क्या बोलता हूं, इसकी त्रिज्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, अब एक और सेम चीज का सेम सर्कल बनाया पर थोड़ा सा अलग बनाया, ये छोटा ये बड़ा। ठीक है, अब यहां सेंटर लिया और सेंटर से इसके परिधि की दूरी, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, त्रिज्या आर। इसको दे देता हूं R1 और इसको दे देता हूं R2। ठीक है क्या, ठीक। अब यहां देखो, आपको देखने से ही पता चलेगा कि दोनों जो रेडियस इसमें बड़ा रेडियस कौन है, ये R2 जो बड़ा होगा किससे, R1 से। ठीक, अब यहां आप देखते ही बता पाएंगे कि अगर रेडियस ज्यादा है तो उसका साइज भी क्या आ रहा है, बड़ा, साइज भी क्या आ रहा है, ज्यादा। ठीक है, रेडियस छोटा है तो उसका साइज भी क्या होगा, छोटा। रेडियस बड़ा, साइज बड़ा, रेडियस छोटा, साइज छोटा। बता पा रहे हैं, ठीक। इससे कोरिलेट करेंगे अपन उसको। इसका मतलब ये आया कि जिसका रेडियस बड़ा होता है उसका साइज भी बड़ा होता है, और जिसका रेडियस छोटा होता है उसका साइज भी छोटा होता है। इसको अप्लाई करते हैं अपन एटम में। ठीक, किस में अप्लाई करते हैं, एटम में। देखो ये न्यूक्लियस है और इस सेल के बीच की दूरी, ये फर्स्ट सेल का क्या हो गया, रेडियस, ये फर्स्ट सेल का क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, जब n इज इक्वल टू 1 हो, फर्स्ट सेल की बात हो रही है, उसका रेडियस देखो यहां इतना है। ठीक है, सेकंड सेल n इज इक्वल टू 2, मतलब ये कौन से सेल की बात कर रहा है, सेकंड सेल की बात कर रहा है। सेकंड सेल का रेडियस देखो इतना। ठीक है, थर्ड सेल का रेडियस मतलब न्यूक्लियस से यहां तक की दूरी। ठीक, ये थर्ड सेल का रेडियस हो गया। फोर्थ सेल का रेडियस मतलब यहां से यहां तक की दूरी, फोर्थ सेल तक की दूरी। ठीक, ये इसका रेडियस हो गया। मतलब यहां आप देख रहे हैं, आपको देखते ही पता चलेगा कि फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो इसका रेडियस क्या आया, छोटा। मतलब फर्स्ट सेल जो है उसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा। रेडियस छोटा तो साइज छोटा। उससे बड़ा कौन सा होगा, सेकंड सेल। उससे बड़ा कौन सा होगा, थर्ड सेल। उससे बड़ा कौन सा होगा, फोर्थ सेल। इसका मतलब यहां बताऊं तो ये हो रहा है कि जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, यहां देखो फर्स्ट 1 है तो रेडियस छोटा, 2 हो गया रेडियस बड़ा, 3 हो गया तो थर्ड के लिए रेडियस और बड़ा, 4 हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो और बड़ा। तो सीधा सीधा मैं ये बोल देता हूं ना कि अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ाऊंगा
तो उनका क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो उसका क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे उन सेल का रेडियाई भी बढ़ते जाता है और उनका साइज भी बढ़ते जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो एक फॉर्मूला होता है रेडियाई का, उससे भी मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। रेडियाई का आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। रेडियाई निकालने के लिए, किसी सेल के रेडियाई को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 इंटू एन का स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आता है एंगस्ट्रॉम में। किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। चलो, इस फॉर्मूले को मैं बढ़िया डिब्बे में भर देता हूं ये इस तरीके से, और इससे अपन इसको प्रूफ करके देखेंगे सही होता है कि गलत होता है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां ये जो रेडियाई है इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको आर बोल देता हूं, ठीक है। इसको मैं आर लिख देता हूं। चलो, रेडियाई को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, आर से, आर, ठीक है। और किसी भी सेल के लिए अपन निकाल सकते हैं, ये जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक। अभी बताता हूं, धीरे धीरे बताता हूं, एक ही बार में थोड़ी सब सीख जाओगे, ठीक। ये रेडियाई, और ये रेडियाई मैं nth सेल के लिए, nth ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। देखो, ये क्या क्या है उसको आपको बताता हूं। ये जो है ना, ये n लिखा हुआ है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Z जो है वो है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटम का जो भी एटॉमिक नंबर है होता है, ठीक। अब क्या है, देखो, ये किसी भी nth ऑर्बिटल, सॉरी nth जो शेल है, जैसे मैं इसके जगह n के जगह क्या रख दूं, 1, तो ये कौन से शेल के लिए रेडियाई निकलेगा, फर्स्ट नंबर के सेल के लिए रेडियाई निकलेगा। n इज इक्वल टू 2 रख दिया यहां पे, तो वो बात कर सेकंड नंबर के सेल की रेडियाई की, तो जो कैलकुलेट होगा यहां पे 2 रख दोगे तो वो सेकंड नंबर के सेल के बारे में, जिस भी एटम का निकालना है उसका आप क्या लिख दोगे, यहां पे एटॉमिक नंबर लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से nth सेल का हम क्या निकाल सकते हैं, nth का जगह, nth मतलब n की जगह आप अपने हिसाब से कोई भी सेल का निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू रख देना। अगर फर्स्ट सेल का निकालना है n की जगह 1 रख देना, सेकंड सेल का निकालना है रेडियाई तो 2 रख देना, थर्ड सेल का निकालना है 3 रख देना, फोर्थ सेल का निकालना है 4 रख देना, ठीक है। पर मैं निकालने के बजाय आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं, यहां देखिए, ये जो रेडियस है इसको समझिएगा, ठीक है। अब समझने का काम, ये जो रेडियस या रेडियाई है, ये जो रेडियाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। देखो, रेडियाई जो है ऊपर में और ये n जो है वो भी ऊपर में, जब दोनों चीजें ऊपर ऊपर में है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक ऊपर में और एक नीचे में होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे रेडियाई जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, z के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है ना, तो एक की वैल्यू को जब बढ़ाओ तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, या इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो रेडियाई की वैल्यू भी बढ़ेगा, इसकी वैल्यू को घटाऊंगा तो रेडियाई की वैल्यू भी घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक की वैल्यू को तुम बढ़ाओगे तो दूसरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ठीक। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये अंतर होता है। ये दोनों क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और रेडियाई क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां इस तरीके से, इस फॉर्मूले में जो रेडियाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो रेडियाई भी बढ़ेगा, n की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो रेडियाई बढ़ेगा। यही तो समझाना चाह रहा था। n की वैल्यू को जब 1 रखा रेडियाई छोटा, 2 रखा रेडियाई और बड़ा, 3 रखा रेडियाई और बड़ा, ये वाला, ठीक, 4 रखा रेडियाई और बड़ा। तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियाई की, इसलिए n की वैल्यू को अगर आप बढ़ाएंगे तो रेडियाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, और रेडियाई की वैल्यू बढ़ेगी तो भाई उसका साइज भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जाता है सेल का साइज भी बढ़ते जाता है, इस बात को आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियाई के। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं n की वैल्यू को बढ़ाया, अगर मैं n की वैल्यू को बढ़ाया, क्योंकि
ये n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियाई के, तो ये क्या करेगा, ये रेडियाई के वैल्यू को भी बढ़ाएगा, रेडियाई के वैल्यू को भी बढ़ाएगा। समझिए, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जैसे जैसे बढ़ाया तो ये रेडियाई की वैल्यू को भी इंक्रीज करेगा। ये ऊपर वाला साइन किया हूं, इसका मतलब ये क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इतने को समझिए, ये इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये आप देखिए, अगर फर्स्ट नंबर के शेल की रेडियाई की बात कर रहा हूं मैं, रेडियाई कौन सा सेल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट नंबर, तो उसको R1 लिखा हूं, और सेकंड नंबर सेल की रेडियाई को मैं क्या लिख रहा हूं, R2, थर्ड नंबर के सेल के रेडियाई को क्या बोल रहा हूं, R3, और फोर्थ नंबर के सेल के रेडियाई को मैं क्या बोल रहा हूं, R4। ऐसे चलते जाऊंगा, आगे चलते जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पूछूं कि कौन से नंबर के सेल के रेडियाई ज्यादा होगी, या फिर मैं आपको क्रम लिखने बोलूं, तो आप क्या लिखेंगे। देखिए, अभी जस्ट मैं बताया हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियाई के, तो जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाओगे वैसे रेडियाई बढ़ेगा। यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 1, इसमें कितना है, n इज इक्वल टू 2, इसमें कितना है, n इज इक्वल टू 3, और इसमें कितना है, n इज इक्वल टू 4। तो जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उनका साइज भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इनमें R4, फिर R3, फिर R2, फिर R1 सबसे छोटा, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे छोटी है। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किसी भी शेल के साइज के बारे में बता सकते हैं। और आपको एग्जैक्ट साइज चाहिए तो जिस भी शेल का आपको साइज चाहिए यहां उसका वैल्यू रखिए, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, और यहां पर जिस भी एटम का है उसका एटॉमिक नंबर लिखिए और कैलकुलेट कर लीजिए, एग्जैक्ट साइज आपको पता चल जाएगा। ठीक, और यहां इस वाले इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे वैसे उस सेल का साइज भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आप फटाफट फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर के इंफॉर्मेशन के बारे में, अपन पढ़ेंगे कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो थर्ड इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर, और उसको बताने से पहले मैं ये जो है उसको मिटा देता हूं। चलिए थर्ड इंफॉर्मेशन की ओर चलते हैं जो हमको प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर C, लिखते हैं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है वो है एनर्जी ऑफ शेल के बारे में। तो मैं यहां पहले लिख देता हूं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी शेल की एनर्जी के बारे में बताता है कि कौन सा सेल की एनर्जी ज्यादा है, कौन से सेल की एनर्जी कम है। और उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, En, एनर्जी जो होता है, एनर्जी जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, En क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू 1 रखोगे तो वो किस एनर्जी की बात कर रहा है, फर्स्ट नंबर के सेल की एनर्जी की बात कर रहा है। n की जगह 2 रख दिए तो वो सेकंड नंबर के सेल की एनर्जी की बात कर रहा है, 3 रख दिए तो थर्ड नंबर, और 4 रख दिए तो फोर्थ नंबर के सेल की एनर्जी की बात कर रहा है। तो n के जगह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप रख के उसके एनर्जी को, उस सेल के एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू Z का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। ठीक है, ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो वैल्यू आता है वो किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसको अपन दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें भी चाहिए, उसके लिए हम बाद में और अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी ये समझिए, एनर्जी को समझना है आपको, एनर्जी कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम बाद में बोर का मॉडल सब पढ़ लेंगे। इसको समझिए कि हम जब अलग अलग सेल की बात करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है या घटती है, कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इस रिलेशन को आप देखिए, इस फॉर्मूले में क्या रिलेशन है, इस फॉर्मूले में रिलेशन है कि ये जो हम एनर्जी देख रहे हैं, एनर्जी जो देख रहे हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब एक ऊपर है दूसरा कहां है, नीचे। देखो ये बटे नीचे आ रहा है, अपॉन ये जेड स्क्वायर अपॉन क्या है, एन स्क्वायर। तो ये नीचे जो है और ये ऊपर में है, ये क्या कहलाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहलाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पर
क्या होना चाहिए, ये बढ़ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए, या ये बढ़ रहा है तो ये घटना चाहिए, पर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि यहां सामने में वैल्यू जो है वो क्या है, माइनस। इसका मतलब अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये माइनस साइन क्या करेगा, पूरे एनर्जी के वैल्यू को बढ़ा देगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है पर ये निगेटिव में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये क्या करेगा, इसको बढ़ाओगे तो आप इसके वैल्यू को बढ़ा रहे हो। ये समझिए, इस बात को कैसे समझ सकते हैं, यहां तो पहले लिख लीजिए कि एनर्जी जो है किसी भी nth सेल की एनर्जी वो जो है वो ये क्या है, ऐसे लिख दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 अपॉन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन n का स्क्वायर, पर किसमें, निगेटिव साइन में। तो यहाँ निगेटिव साइन को मैं बढ़िया दूसरे कलर में कर देता हूं भैया, इसको पहचान के रखिए, निगेटिव 1/n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता था पर यहाँ माइनस आ गया, इसीलिए क्या है, ये इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अब इसको मैं समझाता हूं कैसे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है पर इसकी वैल्यू को जब आप बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू क्यों बढ़ेगी, इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। इस फॉर्मूले को मैं रखता हूं, चलिए 3 वैल्यू आपको कैलकुलेट कराता हूं। मान लो ये फर्स्ट वैल्यू है जिसमें मैं फर्स्ट वाले सेल की एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं, फर्स्ट वाले सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, और यहां ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर Z क्या है, एटॉमिक नंबर, इसको मैं इजिली कैलकुलेट हो जाए इसीलिए क्या रख रहा हूं 1, जैसा हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक है 1 रख दिया, एटॉमिक नंबर 1। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, ये -13.6 इंटू ऐसा कोई एटम लिए जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन क्या किया n, मतलब इस एक एटॉमिक नंबर वाले जो भी एटम है उसमें जितने भी सेल रहे उसमें से पहले सेल की एनर्जी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। पहले सेल की वैल्यू कैलकुलेट किया तो क्या आया, n की जगह क्या रखूंगा, पहले सेल के लिए 1 और स्क्वायर के लिए 2 रखा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो 1 ही आएगा, मतलब इसका जो वैल्यू आना है वो कितना आया, कैलकुलेट करके देखिए, ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, टोटल 1 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो वही आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ठीक है। सेकंड वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सेकंड वैल्यू, मान लो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीज कर रहा हूं, मुझे पहले सेल के लिए नहीं दूसरे सेल के लिए चाहिए, एनर्जी किसके लिए जानना है, सेकंड नंबर के सेल के लिए, तो फॉर्मूला सेम, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर कितने के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं 1, और ये 1 का स्क्वायर नहीं होगा, इस बार मैं किस सेल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, मतलब सेकंड सेल के लिए, तो ये हो जाएगा n की जगह मैं क्या रखूंगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब ये क्या बन गया भैया ये बताओ, -13.6 और इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 13.6 को वही आएगा, और नीचे में क्या है 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4, और ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब मान लो मुझे एक और आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, थर्ड, जो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं थर्ड नंबर के सेल, मतलब मैं क्या कर दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और बढ़ा दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाकर कितना कर दिया 3, मतलब थर्ड सेल की बात हो रही है, इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, -13.6 इंटू एटॉमिक नंबर तो वही है 1 का स्क्वायर, और इसमें हम थर्ड सेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो n कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक, ये मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा -13.6 अपॉन, हाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, और इसका जो वैल्यू आता है वो आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान क्या देना है कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, इसका मतलब मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। इंक्रीज का मतलब समझ रहे हैं, चलो पूरा ही लिख देता हूं, चलो क्या कर रहा हूं यहां, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, यहां इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और इधर वैल्यू देखो, जैसे मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंक्रीज किया
तो ये जो हमारा एनर्जी का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, माइनस में है 13.6, फिर माइनस कम हुआ, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतना उसका मान जो होता है वो छोटा होता है। तो माइनस में ये बड़ा वैल्यू है तो इसका मान छोटा, ये माइनस में छोटा हो गया मतलब इसका मान क्या हो गया, बड़ा, इसका मान और क्या हो गया, बड़ा। तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू उसका मान क्या होता है उतना ही छोटा होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाते जा रहा हूं तो एनर्जी भी क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब माइनस में जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब वो पॉजिटिव की साइड बढ़ रहा है। ठीक, तो यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि एनर्जी ऑफ शेल क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या है कि जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे वैसे उनका एनर्जी भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये क्या बताता है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उन सेल की एनर्जी भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। फर्स्ट सेल की एनर्जी कम, सेकंड सेल की एनर्जी उससे ज्यादा, थर्ड सेल की एनर्जी उससे और ज्यादा, और फोर्थ सेल की एनर्जी उससे और ज्यादा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो पॉइंट है उसको तो लिख लिए हैं। कौन सा पॉइंट है कि जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। इसका मतलब यहां पे ऐसे लिखूं कि अगर मैं एनर्जी किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट नंबर के सेल, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, नीचे जो लिखा हुआ है ना ये एन लिखा हुआ है, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। E1 मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी, E2 मतलब E2 का मतलब सेकंड सेल की एनर्जी, E3 का मतलब थर्ड सेल की एनर्जी, E4 का मतलब फोर्थ सेल की एनर्जी, और ऐसे सो ऑन आगे आगे जाते जाएगा। तो यहां पर मैं जो समझाया हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होते जाएगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें किसमें है, फोर्थ नंबर में, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। आ रहा है समझ में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते गया तो एनर्जी भी बढ़ते गया, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी और ज्यादा, इसकी एनर्जी और ज्यादा। तो कंक्लूजन यही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हुआ जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा, एनर्जी बढ़ा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जानते हैं चौथा इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करेगा कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं चौथे इंफॉर्मेशन की ओर जो हमें प्रोवाइड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके लिए मैं ये इंफॉर्मेशन जो थर्ड है उसको इरेज कर लेता हूं। जागते रहिए, बहुत कुछ सीखना है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए चौथा इंफॉर्मेशन ये क्या देता है, कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चौथा इंफॉर्मेशन देता है कि किसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में जानकारी देता है। तो यहां पर चौथा मैं लिख देता हूं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। और उसके लिए फॉर्मूला आप सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम mvr से भी डिनोट करते हैं, वो होता है NH/2π, NH/2π। ठीक है, इसको मैं बढ़िया डिब्बे में बंद कर देता हूं, मस्त दिख रहा है फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। और यहां आप देखना कि ये जो एंगुलर मोमेंटम mvr है, ठीक, फिर से आपको समझना है, एंगुलर मोमेंटम mvr है, वो n को मैं क्या ले रहा हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब mvr जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। तो यहां से ये जानकारी फिर से निकल सकता है
कि जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR की वैल्यू बढ़ते जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाया दूसरा भी घटेगा। तो मतलब यहां पर ये आया, डायरेक्ट मैं लिख भी सकता हूं, चलो कैलकुलेट करके दिखाता हूं एक चीज, ठीक है। यहां मान लो मैं क्या किया, n इज इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट किया। चलो फर्स्ट कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं, थोड़ा समझ में भी आए। n इज इक्वल टू 1 लिया, इसका मतलब मैं कौन से सेल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट नंबर के सेल की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, NH अपॉन 2 पाई, ठीक। अब यहां NH अपॉन 2 पाई जब करूंगा तो यहां n के जगह मैं क्या रखूंगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, मतलब फर्स्ट सेल के लिए कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम, तो इसके जगह मैं क्या रखा 1, और ये क्या है h, ठीक है, अपॉन क्या है 2 पाई। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, तो 1/2 का कैलकुलेट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस कैसे वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। तो 1/2 का वैल्यू कितना होगा 0.5, और इधर इसको कैलकुलेट नहीं किया, क्या लिखूंगा h अपॉन 2 पाई। बस आपको यह समझाना है कि जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को इंक्रीज करते जाऊंगा, एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, ये चीज आपको समझाना है। तो मैं क्या किया, इसको सॉल्व नहीं किया, इसको बस सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, 0.5, ठीक है, 0.5 h अपॉन 2 पाई। अब यहां मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को बढ़ा दे रहा हूं, n इज इक्वल टू 2, मतलब सेकंड नंबर के सेल की बात हो रही है, और यहां एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम MVR, इसमें n की वैल्यू कितना रखूंगा, NH अपॉन 2 पाई हो रहा है, तो n की वैल्यू कितना रखूंगा, इस बार सेकंड सेल की बात हो रही है, मतलब n इज इक्वल टू 2 अपॉन h अपॉन 2 पाई, ठीक। इसको भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या आया h अपॉन पाई, सामने कुछ नहीं है मतलब 1 लिख दूं, कुछ नहीं मतलब किससे मल्टीप्लाई होते रहता है वो 1 से, ठीक, कुछ नहीं मतलब 1। हाँ, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और बढ़ा दिया, मतलब एंगुलर मोमेंटम अब किसके लिए कैलकुलेट करना है, थर्ड सेल के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहां एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम MVR, हाँ चलो थर्ड सेल है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और यहां h अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा 3/2 मतलब क्या हुआ 1.5 h अपॉन पाई, h अपॉन पाई। तो यहां आप देखो h अपॉन पाई तो जो है कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, वैसे ही चल रहा है h अपॉन पाई, h अपॉन पाई। यहां देखोगे तो ये 0.5, ये वैल्यू इंक्रीज हो गया 1, ये वैल्यू और इंक्रीज हो गया 1.5, ऐसे और जाओगे किसमें, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, मतलब वैल्यू और क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं उसको देखो ना, हम कर क्या रहे हैं, यहां हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहां वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीजिंग। और इधर क्या हो रहा है, इधर जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां लिख दूंगा एंगुलर मोमेंटम, ऐसे लिख देता हूं वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब यह समझ में आया कि जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाते जाएंगे, उनके शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। फर्स्ट के लिए इतना है, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, हमने कैलकुलेट करके एक रफ आइडिया लगा लिया कि जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया 4 इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये अभी तक बताया हूं 4 जो इंफॉर्मेशन है, उसमें सब में आप देखोगे कॉमन क्या है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे
सब की वैल्यू बढ़ते जा रही है, जैसे साइज ऑफ सेल बढ़ते जा रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते गया, साइज ऑफ सेल बढ़ते गया, ठीक है, क्योंकि रेडियाई बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद हमने देखा एनर्जी, फिर देखा कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैसे वैसे सेल की एनर्जी भी बढ़ रही है। फिर थर्ड देखा ये वाला जो देखे कौन सा, एंगुलर मोमेंटम, जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ रहा है। तो याद करना कितना आसान हो गया, तीन चीजें ऐसी हो गई, जो बढ़ा रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये आसान करना जो याद करना होता है वो आसान हो जाता है ऐसे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी याद कर लीजिए, इसके बाद हम फिफ्थ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम फिफ्थ इंफॉर्मेशन की ओर जो हमें प्रोवाइड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर, और फिर से मैं इसको साफ कर लेता हूं। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये जो मैं डायग्राम बनाया हूं उसका काम हर जगह आएगा, इसीलिए मैं उसको बना रहने देना चाह रहा हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा एटम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वाला जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो फिफ्थ नंबर का है, वो इंफॉर्मेशन है इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ सब सेल, या क्या बोल रहा हूं इसी को बोलते हैं सब ऑर्बिट्स इन एनी शेल। ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट को समझने से पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा और ब्रीफ समझाना चाहता हूं। कैसे? ये हो गया हमारा एटम का स्ट्रक्चर, जिसके बीच में न्यूक्लियस और उसके अराउंड जो सर्कुलर पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं शेल। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सेल जो होता है वो भी छोटे छोटे सबसेल से मिलकर बना होता है। जैसे ये जो है ये शेल और ऐसे छोटे सबसेल से मिलकर बना होगा। इसमें ये सेकंड नंबर का शेल है, उसमें भी और छोटे छोटे सबसेल प्रेजेंट होंगे। थर्ड नंबर का सेल है, उसमें और छोटे छोटे सबसेल प्रेजेंट होंगे। फोर्थ नंबर के शेल में भी और ऐसे सबसेल प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है शेल के अंदर और क्या पाए जाते हैं, सबसेल पाए जाते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमें ये बताता है कि कौन से नंबर के शेल में कितने सबसेल प्रेजेंट होते हैं। तो यहां इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ नंबर ऑफ सबसेल, या उसी को हम क्या बोलते हैं सब ऑर्बिट इन एनी सेल। किसी सेल में उतने ही, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, किसी सेल में उतने ही नंबर ऑफ सबसेल होते हैं जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू, क्या बोल सकता हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, n से, और इधर से क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ सब सेल, या इसी को क्या बोलता हूं, सब ऑर्बिट्स। ठीक, अब यहां नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा उतना ही उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, नंबर ऑफ सब सेल। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू मैं कितना रख दूं, 1, मतलब कौन से सेल की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर के सेल की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ सब सेल कितना होगा, जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा, 1। इसका मतलब पहले नंबर के सेल में कितने सबसेल होंगे, 1। ये, और ये सबसेल का नाम मैं ना दूसरे वाले क्वांटम नंबर बताऊंगा, क्योंकि सबसेल की जानकारी कौन देता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो सबसेल कौन सा होगा, उसका नाम क्या होगा, ये सारा कुछ सेकंड वाले हमारे क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन है, तो सेकंड वाले में इसका नाम वगैरह बताऊंगा। बस यहां n से क्या निकल रहा है उसको अच्छे से समझ जाइए कि n जितना होगा, n की वैल्यू जितनी होगी उतना ही नंबर ऑफ सबसेल
उस सेल में प्रेजेंट होंगे। मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो बात कर रहा है वो पहले नंबर के सेल की, और पहले नंबर के सेल के लिए n की वैल्यू 1 है, तो उसमें उतने ही क्या पाए जाएंगे, सब सेल पाए जाएंगे। मतलब पहले नंबर के सेल में एक सब सेल n इज इक्वल टू 2 हो गया, तो दूसरे नंबर के सेल में दो सब सेल, तो दो सब सेल यहां बना दिया हूं, देखो 1 और ये 2, ठीक है, नाम मैं बाद में बताऊंगा, ठीक। थर्ड नंबर के सेल में सब सेल कितने होंगे 3, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। फोर्थ नंबर n इज इक्वल टू 4, मतलब किसकी बात हो रही है, फोर्थ नंबर के सेल की बात हो रही है। नंबर ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे, जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 है, तो नंबर ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो बताने का मतलब क्या है, ये हमें पांचवा इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है, ये बताता है कि कौन से सेल में कितने सब सेल होते हैं। और उसको हम कैसे जान सकते हैं, किसी सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी होगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ सब सेल पाए जाएंगे। n की वैल्यू 1 है, मतलब पहले सेल की बात हो रही है, और उसमें सब सेल कितना पाया जाएगा 1। n की वैल्यू 2 है, सेकंड सेल की बात हो रही है, मतलब उसमें सब सेल कितने पाए जाएंगे 2। n की वैल्यू 3, मतलब थर्ड सेल की बात हो रही है, थर्ड सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे 3, और फोर्थ सेल में नंबर ऑफ सब सेल क्या होंगे 4 होंगे। चलिए मैं आपके क्यूरियोसिटी को और नहीं बढ़ाता हूं, मैं इसका नाम भी बता देता हूं। चलिए फिर इसके एप्लीकेशन को बहुत डिटेल से अपन सेकंड वाले में पढ़ेंगे, कौन से में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में। फर्स्ट सेल में एक सब सेल पाया जाता है, वो होता है s, ठीक है, कौन सा होता है s सब सेल, s, ठीक। सेकंड वाले में क्या पाया जाता है, दो सब सेल s और p। थर्ड वाले में तीन सब सेल s, p और d। और फोर्थ सेल में चार सब सेल s, p, d और f। इस तरीके से जितने जिस सेल की बात हो रही है उतने ही नंबर ऑफ सब सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया भैया पांचवा एप्लीकेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। छठवां पढ़ेंगे, आप ले लीजिए फट से इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं अगले इंफॉर्मेशन की ओर। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर, और उसको प्रोवाइड करने से पहले ये मैं इरेज कर लेता हूं। हाँ चलो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये क्या बताता है, ये इसके पहले वाले इंफॉर्मेशन बताया था कि किसी सेल में कितने सब सेल होते हैं। इस वाले इंफॉर्मेशन में ये बताता है कि किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, उसको कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें यह बताएगा कि किसी पर्टिकुलर सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे फर्स्ट सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, अभी सब सेल के बारे में बता चुका, अब ये बता रहा है ऑर्बिटल के बारे में। वो बताया सब सेल के बारे में कि अगर फर्स्ट नंबर की बात हो रही है तो एक सब सेल, दूसरे नंबर की सेल की बात हो रही है तो दो सब सेल, तीसरे नंबर में तीन सब सेल, चौथे नंबर में चार सब सेल, ये बता चुका, ठीक है। अब ये भी बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि किसी पर्टिकुलर सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो यहां पर ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, किसी सेल के अंदर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल, इन एनी सेल, इसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको तो सबसे पहले आप ना मार्किंग कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि n इज इक्वल टू 3 में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड सेल की बात हो रही है, थर्ड सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे पूछा जा सकता है, बोल सकता है n इज इक्वल टू 4, उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे। तो ये सारा कुछ पूछने वाली चीजें हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल लीजिए आप, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको निकालना है तो n स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर, बहुत अच्छे से इसको याद कर लो, n स्क्वायर मतलब n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर फर्स्ट नंबर के सेल में कितने ऑर्बिटल है आपको पता लगाना है तो n की जगह 1 रख दो, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछ रहा है, जितने के लिए पूछ रहा है उसकी वैल्यू को उसके जगह रख लो। मान लो n इज इक्वल टू 2 के लिए पूछ रहा है, सेकंड नंबर के सेल के लिए पूछ रहा है, सेकंड नंबर के सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी 2, यहां 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं, चलो मान लो वो पूछा कि n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट नंबर के सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। तो यहां मैं आपको ये अच्छे से बना देता हूं, चलो यहां मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, और इधर लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स,
ऑर्बिटल्स। ठीक, चलो कैलकुलेट करते हैं भैया, तो पता चले कि इसमें कितना ऑर्बिटल्स होता है। तो n इज इक्वल टू, मैं 1 लिखा, मतलब कौन से सेल की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर के सेल। अब फर्स्ट नंबर के सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं अगर पूछा तो क्या कर देंगे, फॉर्मूला है n का स्क्वायर, और फर्स्ट नंबर के सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ भाई, वैल्यू कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर। बहुत भारी कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेटर से करके बताओ, ये आएगा 1। ठीक है, चलो n इज इक्वल टू 2, बात हो रही है सेकंड सेल की। सेकंड सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो फॉर्मूला तो मैं दे रखा हूं, n का स्क्वायर करेंगे, n का स्क्वायर, सेकंड सेल की बात हो रही है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4। मतलब हमारे सेकंड नंबर के सेल में, सेकंड नंबर के सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं थर्ड नंबर के सेल के लिए, n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 मतलब यहां n का स्क्वायर जब करोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू दे रखा है कितना 3, थर्ड सेल के लिए कैलकुलेट करना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा आपका 9। ठीक है, थर्ड नंबर के शेल में कितने ऑर्बिटल हुए, थर्ड नंबर के शेल में कितने ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, फोर्थ नंबर के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फिफ्थ सिक्स्थ के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका भी मन करे। n इज इक्वल टू 4, मतलब यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो ये वैल्यू रखोगे n की जगह तो 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर होगा मतलब ये ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, ऑर्बिटल हो जाएंगे 16। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही निकल रहा है ये सारी वैल्यूज, तो इसीलिए एप्लीकेशन किसमें आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले में आएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो उस वाले पर्टिकुलर सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक का थोड़ा नॉलेज है तो मैं आपको गिन के भी बता देता हूं। देखिए यहां S में ऑर्बिटल कितना होता है, जब बांटोगे S को तो 1 होता है, और P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3, और D में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 5, और F में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं कितने 7। वैसे ही G जाएंगे तो 9 होगा, और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देखिए ना, S सबसेल है, S सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 1, तो यहां पर आप देखो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर का सेल है, ये जो फर्स्ट नंबर का सेल है उसमें कितने सबसेल हैं बताइए, कितने सबसेल हैं, एक, कौन सा सबसेल है S, एक ही सबसेल है S। ठीक है, ये देखो S है, और इस सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 1, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 1, मतलब पहले नंबर के सेल में एक ही सबसेल है और उस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, तो इसीलिए देखो एक आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर के सेल की बात करें, सेकंड नंबर का सेल ये है, सेकंड नंबर का सेल ये है। ठीक है, और सेकंड नंबर के सेल में क्या क्या है S और क्या है P है। अब यहां देखो, यहां S में कितने हैं, S में है नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, प्लस P में कितने हैं, P में ये वाले P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 3, तो टोटल कितना आ गया 3 + 1 4, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए 4 आया। ठीक है, यहां आप देखेंगे ये थर्ड नंबर की सेल की बात हो रही है, थर्ड नंबर के सेल की बात हो रही है ये इस तरीके से, तो यहां कौन कौन से सबसेल हैं S P और D, S P और D। तो यहां S के लिए देखिए, S के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, S के लिए 1, प्लस P के लिए कितने हैं, P के लिए है 3, और D में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, D में होते हैं 5, ये देखो 5। ठीक, तो 5 + 3 8 + 1 कितना होगा 9, तो इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए 9। ठीक, यहां जो फोर्थ हमारा सेल है, फोर्थ सेल है ये फोर्थ सेल, इसमें कितने सबसेल हैं, कितने सबसेल हैं 4 सबसेल। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, S है, P है, D है और F है। S में आप देखेंगे तो कितने होते हैं 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 1, प्लस P में, ये वाले P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 3, प्लस D में, ये D भी है और F भी है, D में कितने हैं 5 और F में कितने हैं 7, तो ये टोटल कितना आया 7 + 5 कितना हुआ 12, 12 + 3 कितना हुआ 15, 15 + 1 कितना हुआ 16। इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल फोर्थ सेल में कितने हुए 16 ऑर्बिटल्स। ठीक है,
इसीलिए यहां हम इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा सीधा एक फॉर्मूले में बिठा देते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल में उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, कितने, n का स्क्वायर। तो जितना भी जो भी जिस भी सेल के लिए पूछा जाए उसका क्या कर देना, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका स्क्वायर कर देना, और आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी पर्टिकुलर सेल में कितने होते हैं वो। तो आप याद ये रख सकते हैं, पहले नंबर के सेल में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, दूसरे नंबर के सेल में 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तीसरे नंबर के सेल में 3 का स्क्वायर करोगे 9, चौथे नंबर के सेल में 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसे आगे आप और बना सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट वाले इंफॉर्मेशन में, और वो होगा किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बारे में भी पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अगले एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमें क्या बताता है। और ये हमें बताता है किसी शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो आप ये लिखिए कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें और क्या जानकारी देता है कि किसी पर्टिकुलर सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं, ये जी नंबर का पॉइंट क्या बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, इन एनी शेल। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सेल में, चाहे आप फर्स्ट सेल की बात करें, सेकंड सेल की बात करें, थर्ड सेल की बात करें या फोर्थ सेल की बात करें, किसी एक पर्टिकुलर सेल में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और इसको भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि थर्ड सेल में जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। फोर्थ सेल के लिए पूछा जा सकता है, सेकंड सेल के लिए पूछा जा सकता है, या फिर किसी और सेल के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, किसी पर्टिकुलर सेल में आपको पूछा जाए कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना 2n का स्क्वायर, और यहां n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपको पता है ही। ये n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जिसके बारे में अपन अभी तक पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट आ गए, लास्ट एप्लीकेशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको पता होगा, एन से डिनोट करते हैं। फर्स्ट सेल के लिए 1 होता है, सेकंड सेल के लिए 2 होता है, थर्ड सेल के लिए 3 होता है, फोर्थ सेल के लिए 4 होता है, और ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, सभी सेल के लिए एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें आ सकते होंगे। ठीक, तो मैं यहां क्या करता हूं, यहां लिख लेता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां लिख लेता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और इधर लिख लेता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब यहां फॉर्मूला भी लिख देता हूं। चलिए, ये इसका फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। ठीक, 2n का स्क्वायर। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं सभी सेल के लिए सेपरेट सेपरेट। जब मैं लिखा n इज इक्वल टू 1, मतलब बात हो रही है फर्स्ट सेल की, ये फर्स्ट सेल की, n इज इक्वल टू कितना है, 1, बात हो रही फर्स्ट सेल की, और पूछना ये चाह रहा हूं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो फॉर्मूला तो दिया हूं 2n का स्क्वायर, यहां 2 लिखूंगा, और n का स्क्वायर, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, फर्स्ट सेल की बात हो रही है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 का स्क्वायर। बताओ वैल्यू कितना आया, वैल्यू आपका आया 1 का स्क्वायर करो तो 1, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किए 2, मतलब ये बता रहा है कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। ठीक है, सेकंड सेल के लिए कैलकुलेट करते हैं। मान लो मैं बोला n इज इक्वल टू 2 है, मतलब बात हो रही है सेकंड सेल की, और पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में कितने आएंगे। तो फॉर्मूला तो है 2n का स्क्वायर, n की जगह इस बार क्या रखूंगा, सेकंड सेल की बात हो रही है मतलब 2 रखूंगा, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो इसको क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 8। ठीक, मतलब सेकंड नंबर के सेल में, इस सेकंड नंबर के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। थर्ड सेल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं,
n इज इक्वल टू 3 लिखा मतलब थर्ड, ये n इज इक्वल टू 2 के लिए था। अगर n इज इक्वल टू 3 मतलब वो बात कर रहा है थर्ड सेल की, और थर्ड सेल के लिए कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो 2 इंटू n की वैल्यू थर्ड सेल के लिए कितनी है 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 18, कितना होगा 18। ठीक है, मतलब थर्ड नंबर के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 18। ठीक, यहां बात करेंगे फोर्थ नंबर के सेल की, n इज इक्वल टू 4 लिखा मतलब चौथे नंबर की, इस वाले सेल की बात हो रही है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कैलकुलेट करो 2 n का स्क्वायर, n मतलब चौथे सेल की बात हो रही है तो 4 आएगा, स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 32। मतलब यहाँ पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फोर्थ सेल में 32। इस तरीके से फिफ्थ सेल का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, सिक्स्थ सेल का भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप चाहे जिसका भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको अगर आपको समझना है तो इसको समझाने के लिए मैं जो 3 पॉइंट बताया हूं, कौन कौन से पॉइंट, ये जो हम किसी सेल में कितने सबसेल होते हैं वो, ठीक है, और किसी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो, और किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो, ये तीनों चीज को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और ये याद रखिए कि किसी सेल पर्टिकुलर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं 2n का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करने की और कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 पॉइंट बताए हूं लास्ट का, कौन कौन से, किसी सेल में नंबर ऑफ सबसेल कितने होते हैं, दूसरा किसी सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, और तीसरा किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। इन तीनों पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फिर से ले जाना चाह रहा हूं, और उसको आप समझिए कि कैसे किसी सेल में कितने सबसेल हो सकते हैं और कितने उसमें ऑर्बिटल हो सकते हैं और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हालांकि इन सभी चीजों को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सेकंड वाला है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो थर्ड वाला है, इनमें बहुत ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पर समझ में भी तो आना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन पढ़ लिए पर हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पता नहीं है कि वो कहां कहां होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में डालने के लिए यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और हमें पता है एटम का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है उसको अपन क्या बोलेंगे सेल। तो यहाँ पे मैं इसका सेल बना देता हूं, सेल। ठीक है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड नंबर का सेल। अब हर एक एटम में सेल हो सकता है एक हो सकता है 2 हो, किसी में नंबर ऑफ सेल एक समान हो, मतलब एक ही सेल हो, किसी में हो सकता है अलग अलग हो, 2 सेल हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो। ठीक है, तो या तो सेल सेम भी हो सकते हैं, सेम नंबर में भी हो सकते हैं, या अलग अलग भी हो सकते हैं। वो उनके इलेक्ट्रॉन के मुताबिक कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और भरे जाने के बाद हमें पता चलता है कि उसमें कितने सेल हैं। तो इस तरीके से मैं 4 सेल आपके सामने रख रहा हूं, 4 सेल, जहां यहां n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू इसके लिए है 1, n इज इक्वल टू है इसके लिए 1 मतलब फर्स्ट सेल, n इज इक्वल टू कितना है 2 मतलब सेकंड सेल, n इज इक्वल टू 3 मतलब थर्ड सेल, n इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ सेल। ठीक, 4 सेल आपके सामने रखा हूं, उसके बाद 5, 6, 7, 8 भी जा सकते हैं। मैंने क्या बताया, जितने नंबर का सेल होता है उसमें उतने ही सबसेल होते हैं। मतलब एक नंबर का सेल है तो इसमें सबसेल कितने होंगे 1, कितने सबसेल होंगे 1, और उस सबसेल का नाम क्या होगा, उस सबसेल का नाम क्या होगा S। ठीक है, पहला सबसेल S, दूसरा P, तीसरा D, चौथा F। इतना याद रखो आप क्रम SPDF। ठीक है, तो एक सबसेल है तो उसका नाम क्या है S। दूसरा नंबर का सेल है तो पहले में एक सबसेल, दूसरे में 2 सबसेल, तीसरे में 3 सबसेल, चौथे में 4 सबसेल। मतलब जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें उतने ही नंबर ऑफ क्या पाएंगे, पाए जाएंगे, सबसेल पाए जाएंगे। तो पहला है तो एक सबसेल, दूसरा है तो 2 सबसेल, ये 1 और ये 2। ठीक है, और पहले वाले का नाम क्या है S और दूसरे वाले का नाम क्या है P। ठीक है, तीसरे वाले सेल में कितने सबसेल होंगे 3, ये 1 और ये 2 और ये 3, कितने सबसेल होंगे 3 सबसेल। नाम क्या क्या होगा S, P और D। चौथे नंबर के सेल में कितने सबसेल होंगे 4 सबसेल होंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4।
कौन कौन से होंगे? एस, दूसरे का नाम पी, तीसरे का नाम डी और चौथे का नाम एफ। ठीक है, अब यहां आपको बता दूं कि जो एस सबसेल होता है, एस सबसेल, उसका एक ही ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, मतलब ऑर्बिटल कितने होंगे एस सबसेल में? एक। ठीक, तो इनको आप याद रखिएगा, इसको आप डिस्कस करेंगे अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर में और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। तो आप याद रखिए एस, इसके कितने हैं? एक ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के लिए एक ऑर्बिटल के मिला एक डब्बा, दो ऑर्बिटल है तो दो डब्बा, तीन ऑर्बिटल है तो तीन डब्बा, ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो यहां पर पी जो है सबसेल, इसमें पी के तीन ओरिएंटेशन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, इसलिए तीन डब्बा बनाया हूं। डी के 5 ओरिएंटेशन होते हैं, 5 ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो ये 5 डिब्बा बना दिया 5 ऑर्बिटल के लिए। एफ के कितने ऑर्बिटल होते हैं? एफ में 7। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल अपन कैसे निकालना सीखे थे? याद करिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम निकाल पा रहे थे n के स्क्वायर फॉर्मूले से। मतलब अगर मैं बोलूं कि n इज इक्वल टू 1, मतलब पहले सेल में कितने ऑर्बिटल? तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1। n इज इक्वल टू 2, मतलब दूसरा ऑर्बिटल, तो क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर कितना आ जा रहा था? 4। n इज इक्वल टू 3, मतलब ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरे सेल में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 9। n इज इक्वल टू 4, मतलब चौथा सेल, तो 4 का स्क्वायर, और कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे? 16। ये कहां से आया है आप समझिए इसको ना, कहां से आया है? जब मैं बोला कि पहले सेल में एक ही सब सेल होता है और वो कौन सा है? एस, तो एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। ठीक है, अब मैं बोला दूसरे सेल में दो सब सेल होते हैं एस और पी, तो एस में ऑर्बिटल कितने हैं? एस में ऑर्बिटल कितने हैं? कितने हैं? 1। और पी में कितने हैं? पी में है 3, पी में है 3, मतलब ये सेकंड नंबर के हमारे सेल में एस है और पी है, एस में है 1 और पी में है 3 ऑर्बिटल, तो दोनों मिला के दूसरे वाले सेल में कितने ऑर्बिटल हो गए? 1 2 3 और 4। देखो दूसरे वाले में कितने हो गए? 4। ठीक है, अब पहले वाले में तो ये एक है ही, एक है, ये तो अपन निकाल चुके। ठीक, थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले में कितने ऑर्बिटल होंगे? थर्ड वाले सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? थर्ड वाले सेल में कितने सब सेल हैं? एस, पी और डी। और एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं जी? वो देखो एस में कितने ऑर्बिटल? 1। पी में कितने ऑर्बिटल? 3। पी में कितने ऑर्बिटल? 3, तो यहाँ 1 2 और ये 3। ठीक है, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं जी? डी में होते हैं 1 2 3 4 5, ये देखो 5। ठीक, तो टोटल ये थर्ड वाले सेल में कितने सब सेल? एस पी डी, ऑर्बिटल गिनो, एस में 1 और पी में 3, कितने हो गए? 4, और डी में कितने? 5 हैं, तो 4 + 5 कितने हुए? 9। तो यहां पर देखो थर्ड वाले सेल में कितने हो गए? 9 ऑर्बिटल्स। ठीक है, फोर्थ वाले सेल में अपन गिनते हैं कितने ऑर्बिटल? तो 4 में 4 सब सेल हैं, 1 2 3 4, और इसमें से एस में कितने ऑर्बिटल हैं? एस में होता है 1। पी में कितना होता है? पी में होता है 3, 1 2 3। डी में कितना ऑर्बिटल होता है? डी में होता है ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एफ में होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब यहां आप गिनकर देखिए, ये जो फोर्थ सेल है, फोर्थ वाला सेल, उसमें कितने ऑर्बिटल हैं? तो कितने ऑर्बिटल हैं? एस में 1, ठीक है, पी में 3, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। डी में कितने हैं? 5, 4 हुआ था और ये 5 और आ गया, तो कितना हुआ? 9। और 9 और 7 कितने हो गए? 9 और 7 16। इसीलिए फोर्थ नंबर के सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 16। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं वो निकाल सकते हैं। और वो आता कैसे है? इस तरीके से आता है। अब एक और पॉइंट था, एक और कौन सा पॉइंट था? ये हो गया, मिटा दूं, ये यहां पे मैं मिटा देता हूं। और एक पॉइंट था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी सेल में कितने हो सकते हैं, किसी सेल में कितने हो सकते हैं। तो यहां पर आपको बताता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? इसको कैलकुलेट कर रहे थे 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर से कैलकुलेट कर रहे थे। तो अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करूं तो n = 1 होता था, और 2n का स्क्वायर अपन कर चुके हैं ना, 2n का स्क्वायर किए तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आया था? पीछे जाके देखिए, आप कर चुके हो कैलकुलेशन, कितना आ रहा था? 8। और
n इज इक्वल टू जब 3 रख रहे थे, थर्ड सेल की बात हो रही थी, तो थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आया था और फोर्थ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आया था 32। ये आया कैसे होगा उसको आप समझिए। इसके बाद ना जब हम क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर लेंगे तब हमें पढ़ना है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। और उसमें यह बताया गया है कि किसी एक ऑर्बिटल में, मतलब एक डब्बा मतलब एक ऑर्बिटल, एक डब्बा मतलब एक ऑर्बिटल, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2। अभी पढ़ेंगे वो सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है, बस अभी ऐसे ही ऊपर ऊपर से आप जान लो, ठीक। जब आएगा वो कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। एक डिब्बा मतलब एक ऑर्बिटल, और पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्बिटल मतलब एक डिब्बे में अपन मैक्सिमम कितने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन 2। तो यहां आप देखिए पहले शेल में एक ही सब शेल है, एक ही सब शेल है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, यहां एक और यहां दूसरा, 2 ही भरोगे। एक डिब्बा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में कितने भर सकते हैं 2, कितने भर सकते हैं 2, ठीक है। और यहां नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 हैं, कितने हैं, दूसरे नंबर के शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 हैं। तो 4 ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 भर सकते हैं, 4 ऑर्बिटल में कितने भरेंगे 8, ठीक है। तो यहां 8, इसीलिए 8, ठीक है। यहां आप देखिए थर्ड नंबर के शेल में ऑर्बिटल कितने हैं, थर्ड नंबर के शेल में ऑर्बिटल है, देखो यहां sp_d मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 3 और 1 4, 4 और 5 कितने हो गए 9। 9 ऑर्बिटल है हमारे पास, ये 9 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहां पे देखो 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर, ठीक है। यहां पे ये देखिए ये जो चौथा नंबर का सेल है, चौथा नंबर का सेल, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, यहां देखिए यहां कैलकुलेट कर चुके हैं। चौथे नंबर के सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं 16, यहां से गिन के भी देख लो, ये s में 1, p में 3 हो गए 4, ठीक, d में 5, तो 4 + 5 कितने हो गए 9, 9 + 7 कितने हो गए 16। तो 16 ऑर्बिटल होते हैं किसमें, चौथे नंबर के सेल में, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 16 ऑर्बिटल में हो जाएंगे कितने 32 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए यहाँ पे चौथे नंबर के सेल में देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 32। तो इस तरीके से आप सीधा सीधा 2n का स्क्वायर करके किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको, ताकि आप विजुलाइज कर सके, इसके लिए 3 जो पॉइंट है कौन कौन से, कि किसी सेल में कितने सबशेल होते हैं, किसी सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं और किसी सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको मैं एटम के स्ट्रक्चर से ड्रॉ करके आपको बताया, ताकि इसके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन दोनों चीजों को, और उसके बाद स्पिन वो तो अलग है, उसको पढ़ेंगे, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आगे आने वाले ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से आप समझ सके, इसके लिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इसके बाद वो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आप समझ पाएंगे कि आने वाले जो एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसमें हम कैसे इनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएंगे। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हेडिंग डालिए कौन सा, सेकंड नंबर का क्वांटम नंबर जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले वाले क्वांटम नंबर में।